हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जावा में जो पढ़ा है वो था सिंपल एक प्रोग्रामिंग को हमने डिस्कस किया था और समझा था कि कैसे प्रोग्राम को हम लिखते हैं और वो कैसे हमको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने प्रोग्राम को करना क्या है, नोटपैड में लिखना है और उसको सेव करना है। डॉट फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं और उस फाइल नेम के साथ डॉट जावा लगाकर आपको सेव करना है। फाइल नेम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था आपके लिए कि आपके प्रोग्राम में अगर मल्टीपल क्लासेस हैं और जिस क्लास के अंदर मेन मेथड आपने क्रिएट किया है उसी क्लास के नेम से आप फाइल को सेव करेंगे विथ डॉट जावा एक्सटेंशन। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपके पूरे प्रोग्राम में केवल एक बार ही मेन मेथड यूज होना चाहिए, एक बार के बाद दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। तो जब एक बार यूज कीजिएगा तो वो किसी न किसी क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है। तो ये सारा टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है ना, जिनको हम हमेशा अक्सर हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो उन टर्म्स के बारे में एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे कमेंट क्या है। कमेंट है ना, कमेंट्स। व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट्स क्या होता है? तो सिंपल, आप कमेंट वर्ड बहुत बार यूज किए होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। कमेंट मतलब किसी पर कुछ टिप्पणी करना। टिप्पणी करना मतलब उसको अपने तरीके से बताना कि जैसे हम लोग फेसबुक पर किसी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं। तो कमेंट करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम उस पोस्ट को पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो अपने अनुसार देते हैं, ना कि उस पोस्ट करने वाले के मन के अनुसार, है ना। वो पोस्ट करके वो सोच रहा था कि हमको इस पर कुछ अच्छा प्रतिक्रिया मिलेगा, बट हम उस पर कुछ गलत प्रतिक्रिया दे दिए। तो वो जो प्रतिक्रिया हम देते हैं वो अपने इच्छा अनुसार देते हैं, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करके देते हैं। हम उस पर कभी अच्छा भी लिखते हैं, कभी ख़राब भी लिखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि जो हमारा उस पोस्ट को किया है, जो पोस्ट उसकी पोस्ट को किया है फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या किसी पर, उसके इच्छा अनुसार हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, वो अपने अनुसार देते हैं। तो ऐसे में कमेंट यहाँ पर भी जावा में हमारा जो होता है ये एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है जिसका काम होता है सोर्स कोड को एक्सप्लेन करना। अब सोर्स कोड को एक्सप्लेन क्यों करना? क्योंकि देखिए, आप अभी जो सोर्स कोड लिखेगा तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर, जिस कोड को कोई भी अगर 10 साल के बाद भी देखा, अगर उसको थोड़ा सा भी जावा के बारे में नॉलेज है या देख रहा है कि प्लस माइनस अगर वो जानता होगा, मैथ पढ़ा होगा, तो जब आपके कोड को देखे तो लगे, उसको कह देगा कि लग तो रहा है कि एडिशन का प्रोग्राम है, तो वो देख के बता दिया क्योंकि छोटा सा कोड था। बट आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं 10 पेज का, 20 पेज का, है ना, सॉरी 10,000 स्टेटमेंट, 20,000 स्टेटमेंट लाइन ऑफ कोड्स हैं उसमें। अब उस बेसिस पर आप प्रोग्राम लिख दिए, है ना, पूरा प्रोजेक्ट बना दिए। प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद आपने डिलीवर कर दिया क्लाइंट को। बाद में पता चला कि 9 महीने 1 साल के बाद फिर वो वापस आपके पास आया इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए। तो आप खुद भूल जाइएगा कि कौन सा पार्ट किस पर्पस के लिए हम वहाँ डेवलप किए थे उस पूरे 10,000 लाइन के कोड में या 1,000 लाइन के कोड में। ठीक है। या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अचानक से आप कुछ ऐसा हो गया कि आप उस कंपनी को छोड़ दिए या आपके साथ कुछ हो गया जिसके कारण आप उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो कोई अनदर पर्सन, थर्ड पर्सन आकर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेगा। अब वो जब थर्ड पर्सन आकर जो कंटिन्यू करेगा तो उसको तो 1 महीना लग जाएगा फिर से वापस से आपके कोड को समझने ही में कि आपने उस कोड में किस जगह पर कौन सा टास्क परफॉर्म किया है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन हम लिखते चलते हैं हर कोड के पहले या हर कोड के बाद या उसके बगल में, है ना। उस कोड का एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हुए कि दिस कोड इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स या दिस कोड इज़ यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, फ्रॉम द गिवन टेबल, फ्रॉम द गिवन कॉलम्स और फ्रॉम द गिवन रो। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ लिख देते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। उस स्टेटमेंट में हम जावा के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। सिंपली हम चाहते हैं कि बस ये एक्सप्लेनेशन है जो हमारे सोर्स कोड में हो, बट एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट ना करे। बिकॉज अगर एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो हमारे आउटपुट को चेंज करेगा या फिर एरर लाएगा, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। तो हम उस पार्ट को हम क्या करना चाहते हैं कि नहीं एग्जीक्यूट हो, नॉन एग्जीक्यूटेबल हो, तो हम उसको कमेंट बनाते हैं। तो कमेंट क्या है, डेफिनेशन इसका क्या होगा, तो कमेंट्स
आर explanatory statements available in programming source code to explain the source code in simple English language. है ना। कमेंट्स क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स अवेलेबल होते हैं प्रोग्रामिंग सोर्स कोड में, किस लिए, टू एक्सप्लेन द सोर्स कोड इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ये किसके लिए हेल्पफुल हैं, तो ये हेल्पफुल होते हैं आइदर प्रोग्रामर के लिए और यूज़र के लिए जो है ना, और किसके लिए ये अवेलेबल होंगे, तो सम अनदर प्रोग्रामर्स के लिए जो उस पर बाद में काम करेगा, है ना। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। ठीक है, ये आपके हेल्पफुल होता है प्रोग्रामर्स और यूजर्स के लिए। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं। इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। है ना। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, मीन्स ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं जो हमारा प्रोग्रामिंग का रूल है। ठीक है, डबल कोट में नहीं होगा, या फिर system.out.println के साथ नहीं होगा, या एज किसी तरह से नहीं होगा। और वो एग्जीक्यूट अगर होता भी है, अगर हम उसको किसी तरह एग्जीक्यूट करवा भी देते हैं, है ना, बिना किसी एरर के, तो वो हमारे आउटपुट को क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। जो हमको आउटपुट चाहिए था, डिजायर्ड आउटपुट, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, ऐड ऑन कर देगा, या फिर आउटपुट में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर देगा। तो वो हम नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते नहीं कि एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए कमेंट्स हमारे क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब जावा में दो तरह के कमेंट्स होते हैं। जावा सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ कमेंट। जावा सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। पहला है आपका सिंगल लाइन कमेंट, है ना। एक सिंगल लाइन को अगर आपको पूरा कमेंट करना है तो हम इसको यूज करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम इसको क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग डबल बैकस्लैश, है ना। बैकस्लैश को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। बैकस्लैश के बाद जो भी यहाँ स्टेटमेंट लिखिएगा, है ना, वो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, कमेंट स्टेटमेंट होगा, यानी कि वो एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा। अब इसको क्लोज करना है, कमेंट वाला स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुका है, इसको कहीं क्लोज करना होगा, है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, लाइन चेंज कर देना है। लाइन जैसे ही चेंज कीजिएगा, इसका स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका नेक्स्ट लाइन कमेंट नहीं होगा, वो लाइन पार्टिसिपेट करेगा एग्जीक्यूशन में। इसको इसीलिए इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ होता है उस लोकेशन से लेकर इस लाइन में आगे जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो सारा क्या होगा, कमेंट स्टेटमेंट होगा। इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, system.out.print, है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर हमने लिखा माई नेम इज अभिषेक। हमने ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, है ना। अब ये हम बताना चाहते हैं यूज़र को, जो नहीं जानता है कि ये कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा गया है,
या वो जानना चाहते हैं कि ये कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा गया और आप अवेलेबल नहीं है, वो आपके सोर्स कोड को खोल कर चेक कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है कि ये कोड किस पर्पज़ के लिए है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट लिखना चाहते हैं इसी के जस्ट बगल में, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो बट वो हमारा स्टेटमेंट जो कमेंट वाला है वो एग्जीक्यूट ना हो, तो आपको क्या करना होगा, डबल बैकस्लैश यूज करके आपको यहाँ पर लिख देना होगा कि दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू प्रिंट योर नेम और गिवन मैसेज, योर नेम और गिवन मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हम लाइन चेंज करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, जैसे यहाँ एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है एस इज इक्वल टू ए 5 + 9, 5 + 9, तो ये स्टेटमेंट अब कमेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पर डबल बैकस्लैश देकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस हियर वी ऐड एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ 5 and 9, ठीक है। यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड और स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट किसके, 5 और 9 के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हुआ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, मतलब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने कोड को, अब वो एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिए कि हियर दिस कोड इज़ यूज्ड टू फाइंड द फैक्टोरियल एंड ऑल्सो फाइंड द सम एंड फाइंड द प्रोडक्ट, है ना। इस तरह से बहुत एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया, या दिस कोड इज़ यूज्ड टू फाइंड द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑल्सो द स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टोर द पेमेंट डिटेल्स एक्सेट्रा। तो इस तरह का अगर हम एक्सप्लेनेशन हम देते हैं जो कि एक लाइन से ज़्यादा लंबा स्टेटमेंट हो सकता है, तो उस केस में ये सिंगल लाइन कमेंट को यूज किया जा सकता है, बट हम इसको यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा जो तरीका है, जो दूसरा टाइप है कमेंट का, उसको यूज करते हैं। और वो जो दूसरा टाइप है वो क्या है, यहाँ ऊपर में हम लिख दे रहे हैं, ये आप लिख लिए होंगे कमेंट के दोनों, ये ऊपर में डेफिनीशन। तो दूसरा जो टाइप है वो है आपका मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट है ना, ये हम यूज करते हैं टू राइट द कमेंट विथ मल्टीपल लाइंस, है ना। इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसको यूज करने के लिए जो मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है /* से, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेगा वो सारा स्टेटमेंट कमेंट स्टेटमेंट बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आप जो भी लिखिएगा वो सारा स्टेटमेंट कमेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लाइन चेंज भी कर दीजिएगा तो इसका स्कोप ख़त्म नहीं होता है, आप नेक्स्ट लाइन में भी जो भी लिखिएगा वो भी कमेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन का भी स्टेटमेंट क्या होगा, कमेंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट लाइन में भी अगर आपने कुछ लिखा है तो वो भी हमारा कमेंट स्टेटमेंट होगा। तो ये तब तक अपने आप के स्कोप को बंद नहीं करता है जब तक आप इसको क्लोज नहीं की जाती। इसको क्लोज कैसे करते हैं, तो जहाँ से आपको अपने कमेंट वाले पार्ट को क्लोज करना है वहाँ पर आप वापस स्टार और स्लैश करेंगे, तो ये हमारा जो कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट ये क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी सोर्स कोड को विथ इन पैराग्राफ, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट। हम सिंगल लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कमेंट का स्टेटमेंट 4 है, 4 स्टेटमेंट है, कमेंट स्टेटमेंट 1 2 3 4 यहाँ तक है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सारे स्टेटमेंट के पहले हम ये वाला // डबल / लगा देंगे, सॉरी बैकस्लैश, तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बार बार नहीं यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये बार बार यूज ना करके आप यहाँ पर एक स्लैश और स्टार और यहाँ पर स्टार और स्लैश दे देंगे, तो एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक का कोड क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये था हमारा कमेंट समझ में आ गया होगा क्या होता है।
फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट है, देखिए कमेंट में ही पूछना है, यानी कि जो वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके मन में बात है वो उस चीज़ को आप वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो क्या है, प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हम इसको इरेज कर देते हैं। आपके बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोग्रामिंग हम जब करते हैं तो उसका एक सिंटेक्स होता है कि इस सिंटेक्स को आपको फॉलो करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि ऑप्शनल भी होगा, जिसका यूज नहीं भी कीजिएगा तो आपके प्रोग्राम में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कमेंट वाला अगर पार्ट है तो कमेंट वाला पार्ट नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज कमेंट एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्या है, डॉक्यूमेंट सेक्शन है। सबसे आपका यहाँ हेडिंग क्या है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, हमारा होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होता है पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज स्टेटमेंट, ठीक है। उसके नीचे होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट। उसके नीचे होता है इंटरफेस स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट। उसके नीचे होता है हमारा क्लास डेफिनीशन, क्लास डेफिनीशन, ठीक है। और इसी क्लास डेफिनीशन के अंदर आपके पास अगर एक से ज़्यादा क्लासेस है तो क्लासेस होंगे बहुत सारे, और किसी न किसी क्लास के अंदर आपका मेन मेथड क्लास एक होगा जरूर। एक आपको क्लास जो बनाना होगा वो कौन सा बनाना होगा, मेन मेथड क्लास, है ना, मेन मेथड क्लास आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगे। तो ये सारा हमारा क्या है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। ये सारा पहला हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन, दूसरा हमारा पैकेज स्टेटमेंट, ठीक है, तीसरा है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट, क्लास डेफिनीशंस, और क्लास डेफिनीशंस में एक और हमारा जो क्लास होगा, जैसे आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो इसको लिखा गया है, अदरवाइज एक मेन मेथड क्लास तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये सजेस्टेड है, ये जो पार्ट होता है ये सजेस्टेड पार्ट होता है। सजेस्टेड कहने का मतलब कि ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि ये पार्ट जरूर रखें, है ना, कंपलसरी नहीं कहा गया है कि वो रहना ही चाहिए, सजेस्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है वहाँ हम कमेंट वाला पार्ट यूज करते हैं, जो अभी हम आपको डिस्कस किए। वहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं कि नीचे जो हम कोडिंग करने जा रहे हैं या नीचे जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं, वो क्या स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये सारा चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में लिख देते हैं। मतलब एक जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते हैं तो प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के लास्ट में हम लोग सोर्स कोड कुछ पेस्ट करते हैं, लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट में हमने किया क्या है, कैसे कैसे किया है, वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इस प्रोजेक्ट का एल्गोरिथम बनाया, पहले हमने इसके बारे में सोचा, फिर इसके पहलुओं को हमने ध्यान दिया कि कौन कौन से इसमें ड्रॉबैक्स हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, क्या हम इसमें नया इंक्लूड करने वाले हैं, कैसे ये किसी यूज़र के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन कोड होता है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर है, डॉक्यूमेंटेशन आपको सजेस्ट किया जाता है। क्यों, ताकि ये कोड जब किसी को दिया जाए तो वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर समझ जाए। अगर उसको कोड के बारे में नॉलेज नहीं भी है तो वो आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन को पढ़कर समझ जाए कि ये कोड किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पैकेज स्टेटमेंट, ये आपका ऑप्शनल होता है। ये जो है आपका ऑप्शनल है, इसमें से जो जो ऑप्शनल है वो लिख दे रहे हैं, ये भी हमारा ऑप्शनल है, ये वाला भी इंटरफेस वाला भी ऑप्शनल है, ठीक है। और ये क्लास डेफिनीशन भी ऑप्शनल है
है ना। ये क्लास डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मल्टीपल क्लासेज है, जैसे आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेज हैं तो उस केस में ये कह रहा है क्लास डेफिनेशन। लेकिन ये वाला जो है आपका ये कंपलसरी है, ये वाला जो मेन मेथड क्लास है ये इसेंशियल है, ठीक है। इसेंशियल कहने का मतलब कि आपके प्रोग्राम में एक मेन मेथड का क्लास होना ही चाहिए, है ना। एक ऐसा क्लास जरूर होना चाहिए जिसमें मेन मेथड हो, तो ये इसेंशियल है, ये होना ही चाहिए। आप एक से ज़्यादा क्लास बना सकते हैं, जो यहाँ बोल रहा है कि मल्टीपल क्लास डेफिनेशन डिफाइन कैसे है। आपके प्रोग्राम में 4 क्लास बनाना है तो आप बाकी के 3 क्लास चारों क्लास यहाँ बनाइए, लेकिन उसके बाद एक मेन मेथड क्लास आपको बनाना ही होगा ताकि JVM अपना एग्जीक्यूशन, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये इसेंशियल है, समझ में आया। मतलब एक क्लास तो बनेगा ही बनेगा, मेन मेथड का क्लास बनाने का मतलब कि एक क्लास तो बनेगा ही बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसेंशियल है, बाकी सारा ऑप्शनल है। ये सब हम क्या करते हैं, पैकेज वगैरह कब हम इंपोर्ट करते हैं या इंटरफेस को कब हम अपने स्टेटमेंट में अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं, तो ये सब हम तब इंक्लूड करवाते हैं जब हम इन पैकेजेस या इन क्लासेस, दूसरे प्रीडिफाइंड पैकेजेस, प्रीडिफाइंड क्लासेस के मेंबर को हम अपने प्रोग्राम में, अपने सोर्स कोड में यूज करने वाले हों। अगर हम ये सब क्यों है इंपोर्ट पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट, ये सब हम क्यों लिखते हैं, अगर हम किसी प्रीडिफाइंड पैकेज या क्लास या इंटरफेस के कोड को अपने सोर्स कोड में यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में हम उन पैकेज, वो क्लासेज है ना, वो इंटरफेस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं और उसके लिए आपको ये तीनों स्टेटमेंट लिखना होगा। अदरवाइज ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप नहीं ऐसा कोई यूज कर रहे हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट नहीं लिखिए, इसलिए ये सारे स्टेटमेंट ऑप्शनल है। समझ में आया। तो ये था आपका जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। हर बार हम लोग ये सारा चीज़ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसेंशियल वाला पार्ट ही ज़्यादातर हम लोग लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना ये हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसेंशियल वाला पार्ट ही, क्योंकि मेन मेथड क्लास हमको बनाना ही बनाना है तो हम मेन मेथड क्लास हमेशा बनाएंगे। बाकी के टर्म्स हम लोग ज़रूरत पड़ने पर लगाते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा कि वो क्यों लगाया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वापर है, आप कीजिए या नहीं कीजिए। अभी हम लोग, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो छोटा छोटा प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑलरेडी हमको पता होगा कि वो प्रोग्राम किस लिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन तो रहेगा ना कि राइट अ प्रोग्राम, तो वही डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द फैक्टोरियल और फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स और प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट एक्सेट्रा। ये सब ऑलरेडी होगा, हमको पता, तो वो चीज़ हम वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपका इंपोर्ट को यूज कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, इंटरफेस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, पैकेज स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ है, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस भी कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट सेक्शन तो आपको समझ में आ गया, ये वाला कौन पार्ट होता है, ये हमारा कमेंट पार्ट होता है, ठीक है। पैकेज को आपको अगर अपने प्रोग्राम में लिखना है तो, अगर लगाना है तो हम क्या लिखेंगे, पैकेज और पैकेज नेम। यहाँ पर हमारा जो होगा वो पैकेज नेम होगा, ठीक है, पैकेज नेम। इसी तरह अगर इंपोर्ट करना है किसी क्लास को, है ना, किसी क्लास को, तो हम कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट। अब वो क्लास किसी न किसी क्या होगा, पैकेज के अंदर, यानी कि किसी न किसी सब क्लास के अंदर भी हो सकता है, तो उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट, और यहाँ पर अगर किसी क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो और उसके किसी मेथड को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे स्टूडेंट डॉट टेस्ट, यानी कि हमने क्या किया, एक स्टूडेंट पैकेज के टेस्ट क्लास को इंपोर्ट किया है, ठीक है। या फिर हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इंपोर्ट java.lang.io, java.io.star, इस तरह से हम लोग पैकेज को इंपोर्ट, क्लास को इंपोर्ट करते हैं। इंटरफेस के लिए आपको इंटरफेस कीवर्ड को यूज करना है, और क्लास डेफिनेशन आपको पता ही है, क्लास डेफिनेशन कैसे होता है, क्लास विथ क्लास नेम, है ना, और उसके साथ उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। और मेथड आपको मेन मेथड पता ही है कैसे बनाते हैं, पिछले ही प्रोग्राम लेक्चर वीडियो में मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है, मेन मेथड ही बनाया था मैंने, और उसमें एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया था। तो ये था आपका जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ये जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर और कमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से बेसिक्स हैं जो हमको जानना है ना, जावा टोकन्स के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके बारे में
इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।